हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल पर। तो आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 10 का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, क्लास 10 का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी चीज़ें छूटे नहीं। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है और प्रैक्टिस के साथ साथ हमें ये भी जानकारी मिल जाए कि जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसीलिए यही समस्या आपकी सॉल्व करने के लिए मैं आज क्लास 10th की इंग्लिश का पेपर लाया हूँ। जो भी साथी आपके क्लास 10 में हैं और इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो उन लोगों को ये क्लास ज़रूर शेयर कर देना। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं पेशेंस के साथ पूरी क्लास में बने रहें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैंने पूरे पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व कराने की कोशिश की है। ठीक है, देखो, एक साल में जो पेपर होते हैं कई ज़िलों में अलग अलग पेपर होता है। तो इंग्लिश का जो पेपर 2024 में हुआ था उसका कोड था 817 और उसके बाद में जो कैपिटल कोड था वो HH था। कहीं किसी ज़िले में HI रहा होगा, कहीं पर HJ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ईयर में एक सब्जेक्ट के कई सेट होते हैं, कई पेपर होते हैं। मैंने आज HH पेपर को लिया है, इसे सॉल्व करेंगे पूरा और उसके बाद हम लोग और पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चूंकि पूरा पेपर कराएंगे तो पूरे सिलेबस का अच्छा खासा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट, फिर शुरुआत करते हैं। पेपर जब आपको मिलता है तो सबसे पहले उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और ये इंग्लिश का पेपर है तो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही लिखे होंगे। तो सारे इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाते हैं तो समस्या आती है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। पहले पेपर 3 घंटे का ही सिर्फ होता था, फिर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं पेपर को रीड करने के लिए, तो इसका भी अच्छे से यूज करें। 15 मिनट टाइम मिल रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। पहली बात है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, एक तो है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उसके लिए आपको OMR सीट मिलेगी, है ना। पार्ट ए के क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उसका जो भी आंसर होगा उसे OMR शीट पर गोला काला कर दोगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है पार्ट बी। पार्ट बी में होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें आपको लिखना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ेगा पेन से। ये 50 नंबर होते हैं इसमें पार्ट बी में। पार्ट ए में 20 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर का भी ही होता है ना, नंबर भी 20 होते हैं। पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले पार्ट ए है, इसमें आपको दिया गया है एक पैराग्राफ जो कि अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का मतलब ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा नहीं है, उसे आप पढ़ेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हमें पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगेगा तो एक बार क्वेश्चंस पे नज़र डाल लें। क्वेश्चंस पे नज़र डाल लिया जाना चाहिए, जिससे कि जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बात मेरे दिमाग में रहेगी कि हमें पैराग्राफ से ढूंढना क्या है। जब हमें पता है तो हमें आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ने चाहिए क्वेश्चन सरसरी निगाह से फटाफट। तो व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क हार्बर यानी न्यूयॉर्क पत्तन पर एंटर करते हैं, द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई देती है वो क्या है, ये बात आपको पैराग्राफ में ढूंढनी है। दूसरा क्वेश्चन है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसी ने गिफ्ट की थी, ये मूर्ति वो कहाँ के लोगों ने की थी। ठीक है, ये बात पता करनी है। तीसरी बात, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज, क्या पर्सनिफाइज करती है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी ये क्या पर्सनिफाइज करती है। 3 बातें ढूंढनी है। ठीक है, अब आई होप कि आप समझ गए हैं। कोई भी पैराग्राफ है सबसे पहले उसके नीचे जो क्वेश्चन है उन्हें एक बार पढ़ लो, फिर पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो,
वहीं से मिलती जुलती चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस बात बन जाएगी आपकी। तो है कि व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क हार्बर पे एंटर करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी, जब सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई देती है वो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। तो यही लिख देना है, व्हेन वी एंटर द न्यूयॉर्क हार्बर। तो इसका जो क्या है आंसर हो जाएगा स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इम्प्रेसेस अस मोस्ट इज इट्स साइज। जो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता है, अच्छा लगता है, वो इसका साइज है, क्योंकि ये मूर्ति स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है, स्टेचू बहुत बड़ी है। एंड मैग्निफिकेंस का मतलब है बहुत शानदार है, बहुत भव्य है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ, हाउ इट केम टू बी देयर, ये वहाँ पहुँची कैसे। आगे देखो, आपके अगले क्वेश्चन का आंसर है, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट। स्टेचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की थी, किसने गिफ्ट की थी, फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों ने, टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिका को आज़ाद हुए जब 100 वर्ष पूरे हुए, तो 100 वर्ष एनिवर्सरी जब मना रहा था अमेरिका, तो उस जो है उसके उपलक्ष्य में फ्रांस के लोगों ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की थी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ फ्रांस। कितना आसान है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दें, और जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें, क्योंकि हम इसी तरीके से कई पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा, आपकी एक्सरसाइज जो है हो जाएगी, है ना, और तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तो जो लोग अभी सिलेबस नहीं पूरा कर पाए हैं, या जिन्हें आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे पेपर करना है, तो वो लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और डेली क्लास को देखें। अगले का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हम आगे पढ़ेंगे तब। इन 1869 स्कल्पचर फ्रेडरिक अगस्ट, जो मूर्तिकार है, एक फ्रेडरिक अगस्ट मूर्तिकार रहे होंगे, बार्थोल्डी, बिगेन टू प्लान, इन्होंने एक प्लान बनाया। इनका कॉन्सेप्ट तक क्या था, मोन्यूमेंट का, एक मूर्ति बनाने का इन्होंने प्लान बनाया। बार्थोल्डी इन्विजनड लिबर्टी, इन्होंने लिबर्टी को इन्विजन किया। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को इन्होंने देखा एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर। इन्होंने लगा कि मूर्ति में कुछ ऐसा बताओ जो स्वतंत्रता का संदेश दे। वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, और इसमें क्या है, ये जो मूर्ति होगी ग्रीक गॉडेस, जो ग्रीक की देवियां हैं उनको भी पर्सनिफाइज करती है, और इसके अलावा ऑल्सो द वर्किंग मैन, जो कामगार लोग हैं, कामगार आदमी और औरत हैं प्रेजेंट के, उन्हें भी रिप्रेजेंट करेगी ये मूर्ति। फाइनली इन 1884 में ये वर्क कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज, जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ये पर्सनिफाई करती है द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, पुराने ज़माने की जो ग्रीक गॉडेसेस हैं, ग्रीक की देवियां हैं, उन्हें पर्सनिफाई करती है। ये बात थी आपके पैराग्राफ में। दूसरी बात थी वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, और जो वर्तमान के कामगार लोग हैं उनमें पर्सनिफाई करती है। ठीक है ना, तो दो यानी ए बी दोनों सही हैं, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बोथ ए और बी। कोई दिक्कत हुई, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर हम सही से चीज़ों को समझें। तो जब भी कोई आपको पैसेज मिले, पैराग्राफ मिले, उससे क्वेश्चन छांटने हो, पहले शांतिपूर्वक तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ लें 1 सेकेंड में, उसके बाद पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पैराग्राफ से डरते हैं, छोड़ते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो ये गलती आप लोग ना करें, है ना, क्योंकि आप लोग ये क्लास देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक के लिए अब आगे इंस्ट्रक्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, इनके आंसर आपको सही ऑप्शन दे करके करना है। क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखा हुआ सेंटेंस जो है इसे कंप्लीट करो, क्योंकि इसमें है ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, इसमें कह रहा है कि मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा। ही इन्वाइट्स मी, कब तक नहीं जाऊँगा, जब तक। कब तक, जब तक की बात हो तो अनटिल का यूज करेंगे हम लोग, है ना। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनटिल ही इन्वाइट्स मी, तो सही आंसर इसका क्या है, अनटिल। लिख दो अनटिल और आपका 1 नंबर हो गया, है ना।
आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, जब तक वो मुझे इन्वाइट नहीं करेगा मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर आएगा अनटिल। अगला है दिस यंग मैन इज ट्रू, ट्रू के बाद में हिज वर्ड्स है, तो आप ये नियम याद कर लें, ट्रू के बाद हमेशा टू आएगा, क्या आएगा टू, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रू टू हिज वर्ड्स, जब कोई अपनी बात का धनी होता है, जब कोई अपनी बात का पक्का होता है, जब कोई अपनी बात का सच्चा होता है, तो उसके लिए एक फ्रेज यूज होती है ट्रू टू हिज वर्ड्स, है ना, ट्रू टू हिज वर्ड्स। यहाँ पर ट्रू के साथ हमेशा टू आता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है कि नहीं, केवल पेपर को हमें समझना होगा कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। जब 2-3 पेपर हमारे साथ आप सॉल्व कर लोगे तो फिर आपका परीक्षा का डर निकल जाएगा, कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट का, है ना। तो इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट, मैथ का भी पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग बस सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा कम्युनिटी बनाइए, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर, जो वर्ड्स का समूह दिया गया है उसे जोड़िए, रीअरेंज कीजिए और क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है उससे। कौन कौन सा शब्द है, लास्ट, रेनिंग, इट बीन, नाइट, हैज, सिंस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। अब इसमें क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। इंग्लिश ग्रामर में एक ही नियम चलता है हमेशा, कहीं भी कभी भी लगा लो। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सामान्य सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब होती है और उसके बाद में अदर वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा लो, बात बन जाएगी। सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है वो ढूंढ लो। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमें लग रहा है लास्ट, रेनिंग, इट बीन, नाइट, हैज, सिंस। तो यहाँ पे इट जैसा ही सब्जेक्ट लग रहा है कुछ, इट को सब्जेक्ट की जगह लिख लो, है ना। इसके बाद में आएगी वर्ब। वर्ब में भी 2 तरीके की वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमें दिख रही है, हैज हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर है। हैज के साथ में जो चीज़ आती है वो बीन होती है, बीन भी है ना। तो इट हैज़ बीन कहीं पर मिल रहा है, इट हैज़ बीन कहीं मिल रहा है, इट बीन मिल रहा है, नाइट से शुरू हो रहा है, बीन से शुरू हो रहा है, इट हैज़ बीन ऑप्शन डी में मिल रहा है। ऐसे ही लगा लो तो भी सही है। बाकी अब आगे देखते हैं। हैज़ बीन के बाद में आईएनजी वाली एक वर्ब आती है ना, हमेशा आपने पढ़ा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन, हैव बीन। तो इसके बाद आएगा आईएनजी किस में, रेनिंग में। इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग कब से हो रहा है, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत पैसा उसने खर्च किया, ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना है। द वर्ड स्पेंट, स्पेंट जो शब्द है वो इस सेंटेंस में क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है। यहाँ पर 2 तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से पहचान लें कि ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो वर्ब ही होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेंट वर्ब है। इसके अलावा स्पेंट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड होता है। स्पेंड का मतलब है खर्च करना, और खर्च करना कोई काम करना यानी एक्शन वर्ड है तो वो वर्ब ही है। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि ये वर्ब है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सब मज़ेदार, बहुत क्वेश्चन आसान हैं। अगर आप 2-4 पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं हमारे साथ तो इंग्लिश का एकदम डर गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक शब्द मिस स्पेल्ड है यानी उसकी स्पेलिंग गलत है। प्रेयर, आप जानते हैं कि प्रेयर PRAYER, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, ये सही है। मिस्चीफ MISCHIEF, मिस्चीफ का मतलब शैतानी। और ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग हमें गलत लग रही है। ग्रामर की स्पेलिंग आप लोग भी हमेशा के लिए सीख लो, GRAMMAR होती है, जबकि यहाँ ER लिखी, ज़्यादातर लोग ER लिखते हैं और गलत होती है। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। तो सी आंसर हो गया आपका, सी ही गलत है ना, गलत ही पहचानना था। अटैच की स्पेलिंग एकदम सही है। अब देखो अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन्हें जरूरी है पढ़ना कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो आप। फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, केयरफुली का मतलब सावधानी से, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही आंसर चुनो। जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके लिए पढ़ लो। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली वो एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वाउड, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली, कसम खाई,
टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट, यानी जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं रहेंगे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, उसके 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री, फिर उन्होंने उस पेड़ का नाम रख दिया द बोधि ट्री, ठीक है, उस पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री, यानी ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। एंड और बिगैन टू टीच, और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाना का मतलब उपदेश देना शुरू कर दिया, ज्ञान देना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, उन्हें जो नई समझ विकसित हुई थी, नया ज्ञान मिला था, उन्होंने लोगों के बीच शेयर करना शुरू कर दिया। तो ये बात किसकी है? सिद्धार्थ गौतम की बात है। आप समझ गए होंगे स्टोरी पढ़ करके, एक सिद्धार्थ गौतम नाम से एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो उसी की स्टोरी हो सकती है ये, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ इनलाइटनमेंट फॉर, इसमें आपसे पूछ रहा है कितने साल तक वो भटकते रहे ज्ञान की खोज में, तो सही आंसर क्या है? 7 ईयर्स तक, पहली लाइन में ही दिया है 7 ईयर्स तक वो भटकते रहे। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटनमेंट सिटिंग अंडर, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस पेड़ के नीचे बैठकर? पीपल ट्री, दूसरी लाइन में इसका आंसर है। कितना आसान है कि नहीं है? और आप लोग पैसेज को देखते ही डर जाते हो, पैसेज को देखकर ही भाग जाते हो और छोड़ देते हो। अब ये 2 नंबर प्राप्त करना कितना आसान था, जरा सा ध्यान दिया, 2 नंबर आपके हो गए। जो भी लोग नए हैं, अगले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और सेशन को लाइक करते रहें इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए। अगले क्वेश्चन है 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छे से आप पढ़ो क्वेश्चंस को और उनके आंसर दो। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, देखो लेंचो वाला चैप्टर है ना, लेटर टू गॉड, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छी कहानी है। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो की कौन सी विशेषता इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, कौन सी विशेषता ने पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था? पोस्ट मास्टर कैसे, किस बात से खुश हो गया था लेंचो की? तो उसकी मूर्खता से, यानी हिज फुलिशनेस, या हिज सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है शालीनता से, सादगी से, और या फिर हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, या गॉड के प्रति उसका जो विश्वास था उसे देखकर। तो आप जानते हैं जो लेंचो है वो गॉड में बहुत ही अटूट विश्वास रखता है। पोस्ट मास्टर इसी बात से खुश हो गया था, है ना, इम्प्रेस था। तो 1 नंबर प्राप्त कर लिया आपने बहुत आसानी से। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाते, इसीलिए वो गलतियां होती हैं उनसे और नंबर कम आते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक चैप्टर है, उसके ऑथर कौन है? ऑथर का मतलब होता है लेखक या राइटर। इसके राइटर कौन है आपको पता होना चाहिए। लियम ओ फ्लैरिटी ने लिखा है ये चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसी में सीगल पक्षी वाली कहानी है ना। तो जितने भी चैप्टर हैं उनके राइटर्स, जितनी भी पोएम हैं उनके पोएट, किसने कौन सा चैप्टर लिखा है वो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले ही याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम। राजवीर को किसने इनवाइट किया था आसाम विजिट करने के लिए, असम में घूमने के लिए? तो उसका दोस्त जो साथ में पढ़ता था, यानी प्रांजल ने उसे इनवाइट किया था, यानी आमंत्रित किया था। तो वो राजवीर जो है प्रांजल के साथ फिर गया भी था। आपको ये चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, सॉरी 1 सेकेंड लगेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या करना है, आपको रीड करना है गिवन स्टेट को और फिर उसके नीचे क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। द फॉग कम्स, बहुत मज़ेदार पोएम है और बहुत छोटी सी। द फॉग एक पोएम है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉग पोएम पढ़ लेना, बाकी इतनी बड़ी ही पोएम है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है यानी जो कोहरा है, जो कुहासा है, वो आता है, कैसे आता है? ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पैरों पे चल के थोड़ी आता है। इसका मतलब है बिल्ली की तरह आता है, दबे पाँव से, यानी बिना किसी शोर शराबा के। जैसे बिल्ली बहुत साइलेंट तरीके से कोई चीज़ उठाने आती है तो आपको पता नहीं चलने देती है, ऐसे ही फॉग आता है, ऐसे ही कोहरा बढ़ता है गाँव में जब आता है सर्दियों में तब, है ना। इट्स सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, और ये हर जगह बैठ जाता है, हार्बर पे भी मिलेगा, एंड सिटी को भी ढक लेता है ना। तो हर जगह छाप लेता है, पता नहीं चलता है कब ये आ गया। ऑन साइलेंट हॉन्चेस
एंड देन मूव्स ऑन, और धीरे से उसके बाद चला भी जाता है, जब धूप निकलती तो गायब भी हो जाता है। तो बस इतनी सी पोएम है फॉग की। आगे क्वेश्चन क्या है इससे, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रिटन अबव, इस पोएम के पोएट कौन है, यानी इस पोएम को किसने लिखा है। तो आप पहले से याद करके रखेंगे तो बता देंगे कि कार्ल सैंडबर्ग की ये पोएम है, ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग ने ये पोएम लिखी है। अगला क्वेश्चन है द फॉग कम्स, जो कोहरा आता है वो कैसे आता है, लाउडली शोर मचाते हुए आता है, हेस्टली बहुत जल्दी से आता है, जल्दी जल्दी आता है, साइलेंटली बहुत धीरे से शांत तरीके से आता है, पता नहीं चलने देता है, स्लोली का मतलब धीरे धीरे आता है। तो आपको पता था, अभी मैंने बताया कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी दबे पाँव आता है, साइलेंटली आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा ना, बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन। बोर्ड परीक्षा में कोई डरने की बात नहीं है, बस परीक्षा के पैटर्न को समझना है, और वो समझ जब आएगा जब हमारे साथ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे डेली। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस देखते हैं 16 से 20 तक, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या आंसर सही है देखिए। फॉर हाउ मैनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड, एक ट्रिकी वाला चैप्टर है जिसमें ट्रिकी एक डॉग होता है और वो बीमार हो जाता है। कैसे बीमार होता है ये क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। ओवर न्यूट्रिशन, उसकी जो मालकिन है उसे बहुत खाना खिलाती है इसलिए वो बीमार होता है। तो उसे कितने दिन तक खाना नहीं दिया जाता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब। तो इसका सही आंसर है 2 डेज तक, 2 दिन तक डॉक्टर्स वहाँ उसे कुछ नहीं खिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह। हरी सिंह जो कि एक चोर था, व्हेन ही मेट अनिल, अनिल एक ईमानदार आदमी था, उससे जब हरी सिंह नाम का चोर मिला था तो इस लड़के की एज कितनी थी, यानी हरी सिंह की एज कितनी थी ये बताना है। तो इसकी एज 15 साल थी। स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। अगेंस्ट होरेस, होरेस के खिलाफ ऐसा क्या सबूत मिला था दैट गॉट हिम अरेस्टेड, जिससे कि होरेस को अरेस्ट कर लिया गया है ना। तो इसका सही आंसर है उसके फिंगरप्रिंट मिल गए थे, तो फिंगरप्रिंट की वजह से ये माना गया ये घटना होरेस के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन है ग्रिफिन से। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक चैप्टर है, उसमें ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन है, तो ग्रिफिन क्या है, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बिल्कुल सही बात है, और एक लॉलेस पर्सन, ये दूसरी बात भी सही है। यानी है तो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, बहुत विद्वान है, लेकिन लॉलेस भी है, गैर कानूनी काम करता है ना, कानून सम्मत काम नहीं करता है, गलत कार्य करता है, तो लॉलेस पर्सन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी इसमें बोथ ए और बी दोनों सही है ना। ग्रिफिन वही तो है जो कपड़े जब अपने नहीं पहनता है तो वो गायब हो जाता है, फिर किसी की दुकान में किसी के मकान में चोरी करता है, इस टाइप के काम करता है। बहुत मज़ेदार स्टोरी है। अगला क्वेश्चन देखो, हु हैड इन्वाइटेड मैटिल्डा। मैटिल्डा जो है नेकलेस वाला कैरेक्टर है, नेकलेस एक चैप्टर है उसमें मैटिल्डा उसकी हीरोइन है। मैटिल्डा के हस्बैंड को किसने पार्टी में इनवाइट किया था ये आपको बताना है। तो द प्राइम मिनिस्टर ने किया था, या प्रेसिडेंट ने किया था, या मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मंत्री था उसने इनवाइट किया था। कोई भी स्टोरी है उसकी समरी जरूर आपको पता होना चाहिए, यानी उसका सारांश आपको पता होना चाहिए हिंदी में, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले थे वो हम लोगों ने कर लिया, और पार्ट ए में 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, बहुविकल्पीय वाले कंप्लीट हो गए। ये तो आप जो आपको OMR सीट मिलेगी उस पर गोला काला करते हुए चले जाओगे तो ये काम हो जाएगा। अब पहुंचते हैं पार्ट बी पर। ठीक है, पार्ट बी में आपको चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। क्वेश्चन 20 उधर थे, अब 21 से शुरू होगा पार्ट बी। रीडिंग सेक्शन पहले है। रीडिंग का मतलब आपको पैसेज रीड करना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर करने हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस पर नज़र डाल लेते हैं इसमें भी। हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। आपको पता करना है कि एक रॉबिन हुड है इसमें, वो कौन है और कहाँ रहता है। दूसरा क्वेश्चन है हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी। रॉबिन हुड मनी से यानी पैसा देकर किसकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी। रॉबिन हुड का दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं। अगर आपने पैराग्राफ को सही से पढ़ लिया तो 6 नंबर आपके हो जाएंगे आसानी से, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है।
समझिए मेरे साथ, सब समझ में आएगा। पढ़ते हैं। रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलाज। बस बहुत सिंपल सा आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। रॉबिन हुड जो था एक नेता था, ग्रुप लीडर था, ऑफ द कंपनी ऑफ आउटला। आउटला का मतलब बिगड़े हुए लोग, जो गुंडागर्दी करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो आउटलाज उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो रॉबिन हुड एक जो गुंडेगर्दी करने वाले लोग हैं उनका लीडर था, उनका ग्रुप का हेड था। और वो कहाँ रहता था? लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? दिक्कत कुछ है ही नहीं। रॉबिन हुड क्या था? लीडर ऑफ, रॉबिन हुड इसमें लिख दो, ऐसे आपको लिखना है, रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ आउटलाज। आउटलाज का मतलब जो कानून से बाहर के लोग हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, आउटलाज। और ये कहाँ रहता था? ही लिव्ड, आगे लिख देना है आपको, ही लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, लिखा है आपके पैराग्राफ में, बस सिंपल सी बात है, शेरवुड फॉरेस्ट। इतनी सी बात आपको लिखनी है और 2 नंबर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग डरते हो, आज ये डर आपका गायब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन हुड किसकी मदद करता है पैसा देकर? आगे पढ़ो, पैसेज पढ़ोगे आंसर अपने आप मिल जाएगा। हिज नेम वाज अ टेरर, उसका नाम जो था उसका आतंक था, उसके नाम से लोग डरते थे। टू रिच ट्रेवलर्स, जो धनी व्यापारी थे ना, यात्री थे, वो डरते थे उसके नाम से। बट ही वॉज लव्ड बाई द पुअर, लेकिन गरीब लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, गरीब लोग उसे बहुत चाहते थे। हुम ही सेव्ड फ्रॉम क्रूअल लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि गरीब लोगों को ये, जो निर्दयी लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदार, जमींदारों से बचाता था ये कौन? रॉबिन हुड। एंड ऑफन हेल्प्ड विद मनी, और कभी कभी ये गरीबों की पैसा देकर मदद भी करता था। तो ये क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर हो गया। हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी? तो इसका सही आंसर क्या है? रॉबिन हुड लिख दो, रॉबिन हुड हेल्प द पुअर। द पुअर का मतलब गरीब लोग, हेल्प द पुअर विद मनी, पैसे से मदद करता था। तो गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन गुंडागर्दी करता था, ये गलत बात थी। अगला क्वेश्चन है, द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज बिटर एनिमी। और जो शेरिफ था, शेरिफ का मतलब होता है एक अधिकारी जो कानून व्यवस्था बनाए रखता है किसी शहर में, तो उसे बोलते हैं शेरिफ। शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन, नियर बाई टाउन, नज़दीक के कस्बे का जो एक शेरिफ था वो उसका दुश्मन था। वाज हिज बिटर एनिमी, ठीक है, बिटर एनिमी। तो बहुत शानदार तरीके से आपने तीनों क्वेश्चन कर लिए, 6 नंबर आपके हो गए। अब आगे इस पैराग्राफ में क्या है ये सब हमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया। ठीक है, बड़े मजा आया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, और इसे भी लोग बहुत डरते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई एक कर दो, चाहे ऊपर वाला कर दो चाहे नीचे वाला, और लिखा है ना। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ मिनिस्टर, आपको एप्लीकेशन लिखनी है। हेल्थ ऑफिसर जो स्वास्थ्य अधिकारी है आपके शहर का, उससे रिक्वेस्ट करनी है टू अरेंज फॉर द क्लीनिलीनेस, साफ सफाई की व्यवस्था करने की रिक्वेस्ट करनी है आपकी लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब आपकी एरिया में। एंड स्प्रेइंग, और क्या करना है, स्प्रे कराना है दवाई टू किल द मॉस्किटोज, मच्छर मर जाएं ऐसी दवाई भी स्प्रे कराने की रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन कठिन लगता है, आपको लगता है ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन हेल्थ ऑफिसर को लिख नहीं पाएंगे, तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी है, कोई भी एक कर दो, 4 नंबर मिल जाएंगे। इसे पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक लेटर लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000, उनसे रिक्वेस्ट करो कि 1000 रुपये आपको भेजें। ठीक है, तो क्या रिक्वेस्ट करनी है, 1 सेकेंड लगेगा दोस्तों। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट क्या करनी है, 1000 रुपये भेजने की। एज यू वॉन्ट टू गो ऑन अ टूर, क्योंकि आप एक टूर प्रोग्राम पर जाना चाह रहे हैं। अरेंज्ड बाय योर कॉलेज, आपके कॉलेज ने एक टूर बनाया है, उसमें आपको जाना है।
एंड ऑल्सो अ परमिशन लेटर, और अपने पिताजी से एक परमिशन लेटर भी आपको मांगना है कि हमें वहाँ जाने के लिए एक लेटर पर परमिशन भी दे दीजिए टू पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि घर वाली बात है, पिताजी को लेटर लिखना बहुत आराम से सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, एक लेटर आपके लिए लिख के दिया है बढ़िया शानदार से। अगर आपको कभी भी इन जो भी है परमिशन लेनी है अपने घर वालों से या पैसे मांगने हैं टूर के लिए, तो आप या आपके हाई स्कूल बोर्ड में ये लेटर आ जाए फिर से, तो आप इसे लिख लें। जैसे ही है वीडियो रोक करके आप पूरी बात इसे लिख लें। ठीक है, क्या करना है, लेटर लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ हो। ठीक है, अपना जहाँ रहते हो वो शहर लिखोगे, वहाँ का पिन कोड डाल दोगे, फिर आप डेट डाल दोगे। सारी चीज़ हमने ब्रैकेट में दे दी, आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। शहर का नाम डाल लो, वहाँ का पिन कोड डाल दो, डेट डाल दो। फिर पिताजी हैं तो पिताजी के लिए प्यार से लिखोगे तो डियर फादर लिख दो, है ना, एक छोटा सा कॉमा लगाओ और अपनी बात शुरू कर दो। कैसे बात शुरू करोगे, पहले अपना हालचाल बताओगे, फिर उनसे पूछोगे आई होप यू आर डूइंग वेल। पिताजी के लिए लिखा है कि हमें उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। एवरीथिंग इज़ फाइन हेयर, और यहाँ सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। एंड माई स्टडीज़ आर गोइंग स्मूथली, और मेरी जो स्टडी है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, इतनी बात आपने बता दी। फिर आपको अपना मेन टॉपिक जो है वो बताना है अगली सेंटेंस में। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ अबाउट अ टूर प्रोग्राम, क्योंकि एक टूर प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज्ड बाय माय कॉलेज, जो कि मेरे कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, द टूर विल टेक अस, और ये टूर हमें कहाँ लेकर के जाएगा, उस जगह का नाम लिख दो, है ना, नेम ऑफ डेस्टिनेशन हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, तो इसे हटा करके आप उस जगह का नाम, जैसे द टूर विल टेक अस टू आगरा, दिल्ली, जहाँ जाते हो उस जगह का नाम लिख दो। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ जाना है, लिख दिया। वेयर वी विल विजिट मैनी, जहाँ पर हम जाकर के बहुत सारी जगहों को, जैसे एजुकेशनल शिक्षा संबंधी जगह हैं, या हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं, जैसे लाल किला हो गया, है ना, संसद भवन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। तो इस टाइप की बातें आपको बता देनी है कि टूर में जाएंगे वहाँ हम क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और पापा को बताओगे भी तो कि ज़रूरी क्यों है, तो उन्हें बताओगे कि बहुत अच्छा मौका है टू लर्न एंड एक्सप्लोर, बहुत सारी चीज़ें सीखने का और समझने का। द टूर फी इज़ 1000 रुपीज़, अब बताओगे कि जो टूर जा रहा है इसकी फ़ीस 1000 रुपये है। विच इंक्लूड्स ट्रेवल, जो कि 1000 रुपये में क्या क्या मिलेगा, ट्रेवल का मतलब इसमें किराया शामिल है, फूड खाना भी मिलेगा, और एकोमोडेशन का मतलब रहने के लिए भी व्यवस्था मिलेगी इसी 1000 रुपये में। अब आपने पूरी बात बता दी पिताजी को, अब आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है। क्या कहना है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 1000 रुपीज़, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यानी बहुत निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ 1000 रुपये के लिए, सो दैट आई कैन पार्टिसिपेट इन दिस टूर, जिससे कि मैं इस टूर में पार्टिसिपेट कर पाऊँ, यानी इस टूर में जा पाऊँ। अगला है प्लीज़ ऑल्सो ग्रांट मी परमिशन, और हमें कृपया परमिशन भी दे दें एक लेटर पर लिखकर, टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, जिससे कि हमें अलाउ किया जा सके स्कूल में। आई प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा, एंड फोकस ऑन लर्निंग, और सीखने पर ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई, कंप्लीट हो गया। आगे थैंक यू बोलने के लिए आपको एक दो बातें और लिख देनी है। आई होप यू विल एग्री टू माई रिक्वेस्ट, हमें उम्मीद है कि आप हमारी रिक्वेस्ट को एग्री करेंगे, यानी हमारी बात से सहमत होंगे। प्लीज़ लेट मी नो योर डिसीजन सून, आगे आप क्या कर रहे हैं जल्दी हमें बता देना, यानी पैसे भेज दिए हैं या अभी और टाइम लग रहा है, हमें पूरी बात बता देना। आगे क्या करना है आपको, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, एंड गिव माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, और घर में सभी से मेरी नमस्ते बोलना। इतना अच्छा लेटर मिल गया आपको शानदार तरीके से, इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए। नीचे लिख देना योर्स लविंगली, क्योंकि आप पिताजी के लिए, फैमिली लोगों के लिए लिख सकते हो, तो इसका मतलब आपका, लविंगली का मतलब आपका प्यारा, आपकी प्यारी, जो भी आप हो, भाई बहन, उस तरीके से लिख दो। आगे अपना नाम लिख दो नीचे। ठीक है, हो गया ना, मज़ा आया। चलिए इसको लिख के रख लो अपने पास और याद कर लेना अच्छे से। तो 4 नंबर का काम मैंने आपको करा दिया।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 2 क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, फिर उनका रिजल्ट बहुत खराब होता है। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 क्वेश्चन है, कोई एक कर दो। इसमें क्या करना, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है आपको फॉर योर कॉलेज मैगजीन। आपके कॉलेज मैगजीन छपती है तो उसमें आर्टिकल लिखवाए जाते हैं बच्चों से, तो आपको भी एक आर्टिकल लिखना है करीब 80 से लेकर 100 शब्दों का, ठीक है। उसमें आपको बताना है स्टूडेंट द बेस्ट वेज टू स्पेंड दियर वैकेशन, बच्चों को अपनी छुट्टियां बिताने के अच्छे तरीके बताने हैं उस आर्टिकल में। यानी 80 से 100 शब्द आप लिखो जिसमें बच्चों को छुट्टियां कैसे बिताई जाएं वो आपको अच्छे तरीके बताने हैं। उसमें कौन कौन से पॉइंट आप बताओगे वो ये पॉइंट लिखें, ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। जैसे गोइंग ऑन अ प्लेजर ट्रिप, मज़े के लिए, आनंद के लिए कहीं ट्रिप पर जाते हैं वो बात। गोइंग टू मीट योर कजिन्स, अपने चाचा के लड़कों, मामा के घर जाते हैं, है ना, वो बात लिख सकते हो। लर्निंग स्विमिंग, तैरना सीख सकते हो। प्रैक्टिसिंग सम आर्ट, कोई आर्ट सीख सकते हो, पेंटिंग सीख सकते हो या कोई म्यूजिक सीख सकते हो, है ना। ये सब बातें उसमें आर्टिकल में लिखनी है आपको, यानी इससे मिलती जुलती चीज़ें लिखनी है। अगर आपको लगता है ये बहुत टफ क्वेश्चन है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी एक कर दो, 6 नंबर का है, ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, पैराग्राफ भी आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतों, अच्छे तरीकों के बारे में। इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट, इसके लिए भी आपको पॉइंट्स दिए गए, इसमें इन बातों को इंक्लूड करना है। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, जो आपका पैराग्राफ है उसमें ये बात भी पता चल जाए कि गुड मैनर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है, अच्छी आदतों का महत्व बताना है, 1-2 एग्जाम्पल बताने हैं अच्छी आदतों के, और कुछ उनके इफ़ेक्ट क्या हैं डेली लाइफ में, यानी उनका प्रभाव, अगर हमारे अंदर अच्छे मैनर्स हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, ये बात भी बतानी है। तो यहाँ पर हम आपके लिए दूसरा वाला क्वेश्चन का सलूशन लाए हैं, इसे देखो। आप आज पैराग्राफ लिखना सीख जाएंगे। पैराग्राफ का मतलब है आपको लिखना है बस खुल करके, 80 से 100 शब्द में अपनी बात लिखनी है, उस बात में ये बातें शामिल हो जाएं, बस इनके बारे में लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बड़े बड़े शब्दों में लाया हूँ जिससे कि आप समझ सकें आसानी से। इसे लिख लेना, गुड मैनर्स पर आएगा, पिछली साल आया था तो इसी से मिलता जुलता इस बार आए तो आप यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। गुड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपनी बात शुरू करनी है कि गुड मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं इन आवर लाइफ, हमारी जीवन में, बिकॉज दे हेल्प अस बिकेम फ्रेंड, बिकेम काइंड, क्योंकि गुड मैनर्स से हम काइंड बनते हैं, दयालु बनते हैं, रेस्पेक्टफुल बनते हैं, लोगों का रेस्पेक्ट करते हैं, लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं, एंड केयरिंग इंडिविजुअल्स, और एक दूसरे की केयर करना सीखते हैं, है ना। आगे लिखना है आपको, सेइंग प्लीज, किसी से बोलते हैं तो प्लीज बोल देना चाहिए, और थैंक यू बोलना चाहिए, सोच पोलाइटनेस, अगर ऐसा आप बोलते हैं तो ये पता चलता है कि आप बहुत ही विनम्र हैं, विनम्रता दिखाई देती है इससे। वाइल ग्रीटिंग अदर्स, जब किसी दूसरे का अभिवादन करते हैं, बात करते हैं, विद ए स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, तो उससे पॉजिटिविटी आती है, ठीक है, ये बात लिखते हैं। सिंपल एक्ट्स, यानी छोटे छोटे काम, लाइक होल्डिंग द डोर, दरवाज़ा जब कोई आ रहा है तो दरवाज़ा खोल देना, या फॉर समवन और लिसनिंग पेशेंसली, या कोई बोल रहा है तो उसे ध्यान से सुनना, पेशेंसली मतलब धैर्य के साथ सुनना, इससे भी लोगों को फील होता है वैल्यूड, लोग समझते हैं कि ये हमारी वैल्यू कर रहे हैं, और जब आप लोगों की वैल्यू करोगे तो लोग आपकी भी करेंगे। गुड मैनर्स क्रिएट अ फ्रेंडली एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, और जो अच्छे मैनर्स होते हैं उनसे एक दोस्ताना, फ्रेंडली और पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण माहौल तैयार होता है ना। अगला है दे हेल्प अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अच्छे संबंध बनते हैं गुड मैनर्स से, एंड अर्न रिस्पेक्ट, और हमें रिस्पेक्ट मिलता है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। व्हेन वी बिहेव नाइसली, जब हम लोगों से अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, पीपल आर हैप्पी, तो लोग खुश होते हैं। टू हेल्प अस, फिर वो हमारी मदद भी करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, एंड आवर लाइफ बिकम्स मोर जॉयफुल, और हमारी लाइफ जो है और ज़्यादा आनंददायक बन जाती है, एंड कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है।
गुड मैनर्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और गुड मैनर्स जब होते हैं दुनिया में तो दुनिया बहुत अच्छी बन जाती है। तो कितना शानदार सा हमने आपको पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर का पैराग्राफ था। अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले जो भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलो अब ग्रामर का सेक्शन हमें करना है। एक बार हम चेक कर लें कि रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्ड तो हो रहा है, सब कुछ ओके है। तो हाँ ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ग्रामर से आप लोग बहुत डरते हो, लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा सा कुछ चैप्टर हैं उनके नियम पढ़ लो, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने करा देंगे, सारे पेपर सॉल्व करा देंगे, ग्रामर का डर आपका भाग जाएगा। ठीक है, चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन है, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, रश्मि ने किसी अजनबी व्यक्ति से कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एंड वेयर डू यू लिव, और तुम कहाँ रहते हो। डायरेक्ट में है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है इसका। ठीक है, तो क्या करना है, सेड टू का, क्योंकि ये पूछती है, क्वेश्चन है क्या नाम है, तो इसे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सेड टू को करना है आस्क्ड। रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर्स। अब आस्क्ड है, जब सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में है तो आगे जो हिस्सा होगा वो किसी भी टेंस में वो आपको पास्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर्स व्हाट इज योर नेम को करना पड़ेगा व्हाट हिज नेम वाज, इज की जगह वाज करोगे, है ना। एंड वेयर डू यू लिव की जगह हो जाएगा वेयर ही लिव्ड, पास्ट की यहाँ पर भी वर्ब लगेगी। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नियम कुछ पढ़ लिए हैं उनके लिए आसान होगा। जो नहीं पढ़े हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी टॉपिक ग्रामर का आपको डर लगता है, नहीं समझ आता है, हम उस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो आपको देंगे। ठीक है, अभी के लिए आपका ये आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन को आपको पैसिव बनाना है। ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, आपको पहचानना है कि ही हैज़ है फिर थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें वर्ब लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगेगी, यानी हैज़ का हैज़ बीन लगेगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चंस को सब्जेक्ट बना देंगे। हमें बात क्या शुरू करनी है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस का क्या बनाएंगे, ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे ही था, एक वचन था तो हैज लगा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्वेश्चंस तो बहुवचन है, तो हैज को हम कर देंगे हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज के साथ बीन लगता है तो यहाँ हैव के साथ बीन लगा देंगे। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, किसके द्वारा, बाई ही का हो जाएगा हिम, और ये आपका बन गया पैसिव। ठीक है, जिसने भी थोड़े से भी नियम पढ़ रखे हैं ना उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जिसने नहीं पढ़े हैं टेंशन ना लें, डेली आप ये क्लास देखें, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पंक्चुएशन का। पंक्चुएट करना है, कैपिटल लेटर जहाँ भी जरूरी हो वहाँ लिखो, है ना। ये सेंटेंस दिया है, इसमें जहाँ पे कैपिटल लेटर चाहिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क चाहिए, जहाँ फुल स्टॉप चाहिए, सारा कुछ आपको पूरा जो सेंटेंस है सही करना है। तो इसे देखिए, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आपका क्या नाम है मेरे सीनियर ने पूछा। ये डायरेक्ट सेंटेंस जैसा दिख रहा है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, माई नेम इज प्राची, तो ये भी डायरेक्ट, यानी इस सेंटेंस में दो डायरेक्ट सेंटेंसेज है। तो व्हाट जो पहला शब्द है इसका तो पहला लेटर बनेगा कैपिटल, W बनेगा कैपिटल। व्हाट इज योर नेम, इसे आप इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे क्योंकि ये बात किसी ने पूछी है, और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क आस्क्ड माय सीनियर, और एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, हम लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर आगे आई रिप्लाइड, आप ध्यान रखें आई कहीं पर भी सेंटेंस में मिलता है, अगर आई का मतलब वहाँ पर मैं है, ठीक है, तो आई को कभी भी छोटा नहीं लिखते, हमेशा बड़ा ही लिखा जाएगा। आई बड़ा बना लो, रिप्लाइड कर लो, कॉमा लगाओ, फिर अगली बात इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है। माई नेम इज प्राची, अब यहाँ पे प्राची में पी छोटा बनाया, लेकिन किसी का नाम जब होता है तो प्राची का
पी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये आपका करेक्ट हो गया। तो पंक्चुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें छोटी छोटी बातें आपको पता हो तो 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना है, पॉइंट कहाँ लगना है ना, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, कैपिटल कहाँ बनेगा, स्मॉल कहाँ बनेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पंक्चुएशन चैप्टर में पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे आई होप कि समझ गए होगे, नहीं तो और भी सारे पेपर कराएंगे उसमें आप समझ जाएंगे और अच्छे से। एक क्वेश्चन आता है आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, और इसमें ट्रांसलेशन करना होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, मैंने इसका ट्रांसलेशन आपको दिया है। आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे अच्छे से, बाकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। यहाँ चैनल पर बने रहोगे तो पेपर सॉल्व करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, तो इसका हम क्या बनाएंगे, बुक्स आर आवर, सबसे अच्छी मित्र का मतलब बेस्ट फ्रेंड्स। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां का मतलब ट्रबल्स और चिंताओं का मतलब वरीज भूल जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़ते समय का मतलब होता है कोई काम करते समय के लिए हमें लगाना पड़ेगा वाइल रीडिंग अ गुड बुक। अच्छी किताब पढ़ते समय हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, वी फॉरगेट। क्या भूल जाते हैं, अपनी परेशानी का मतलब आवर ट्रबल्स, एंड चिंताओं का मतलब आवर वरीज। तो ये हो गया आपका। आगे क्या है, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं, है ना। तो बुक्स, इसका मतलब है किताबें हमें केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि चरित्र का निर्माण भी करती हैं। तो बुक्स नॉट ओनली लगाएंगे, नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ नॉलेज, केवल हमें नॉलेज ही नहीं देती बट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग करेक्टर, चरित्र का निर्माण भी करती हैं। फिर आगे है, पुस्तकें हमें साहस और आशा का संचार करती हैं। तो पुस्तकों के लिए हमने लगाया है यहाँ पर दे ऑल्सो इंस्टॉल करना होगा यहाँ पे इंस्टॉल। ठीक है, दे ऑल्सो इंस्टॉल करेज, साहस हमारे अंदर बढ़ाती हैं, एंड होप, और हमारे अंदर आशा विकसित करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी होता है ट्रांसलेशन, इससे डर के भागा मत करो, कोशिश किया करो और प्रैक्टिस किया करो प्रीवियस ईयर पेपर की, है ना। इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी बहुत समय है, आपको बहुत सारे पेपर हम कराएंगे। अब पहुंचते हैं लिटरेचर, जो आपके पास बुक्स होती हैं, चैप्टर पढ़ते हो, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट आंसर है, तो 30 से 40 शब्द में आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक कर दो, चाहे 2 वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, इसका जवाब दे दो, या फिर व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, कीसा गौतमी ने क्या सीखा था लाइट की फ्लिकरिंग से। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। नेल्सन मंडेला का चैप्टर का ही आंसर करते हैं। चलिए आपके लिए लाए हैं, नेल्सन मंडेला ने थैंक क्यों बोला था, धन्यवाद क्यों दिया था इंटरनेशनल लीडर्स को। अंतर्राष्ट्रीय नेता भी वहां गए थे जब नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। तो बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नेता वहां बैठे थे, बुलाया गया था उन्हें। तो उसने क्यों, नेल्सन मंडेला ने क्यों उनका सम्मान किया, क्यों थैंक यू बोला, तो ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन, वहाँ आने के लिए, वहाँ आकर के साक्षी बनने के लिए, विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद दिया। इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये जस्टिस, न्याय, पीस का मतलब शांति, और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव की जो थी, मानव की डिग्निटी, मानव की इज्जत, है ना, मानव की वैल्यू, ह्यूमन की वैल्यू की बात थी, और उसकी जीत थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नेता गए थे साउथ अफ्रीका के लोगों की मदद के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, इसीलिए नेल्सन मंडेला ने थैंक यू बोला था। ठीक है, समझ गए। इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लो, यही लिख देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन, खाली 30 शब्द लिख दो, 3 नंबर आपके हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो छोटा बच्चा था सीगल का, वो क्यों डर रहा था उड़ने से। और अगर इसका नहीं आता तो इसका लिख दो। हाउ डिड नताल्या रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो, नताल्या ने क्या रिएक्शन किया था जब उसे पता चला कि लोमोब हैड कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज, जब उसे पता चला कि लोमोब तो यहाँ उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था, तो नताल्या का रिएक्शन क्या था, है ना। तो वो बात लिख दो। वैसे नताल्या वाला चैप्टर भी बहुत मज़ेदार है, पढ़ा होगा आपने,
नतल्या बहुत खुश हो जाती है, पागल सी हो जाती है, कहती बुलाओ बुलाओ, तो शादी के लिए आया था, प्रपोजल के लिए, पहले क्यों नहीं बताया, अपने पिताजी से बोलती है। तो चलिए, लेकिन हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे, वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, क्यों छोटा बच्चा जो था चिड़िया का, सीगल का, वो डर रहा था उड़ने से। तो आपको पता है द सीगल वाज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, जो सीगल का बच्चा था, सीगल पक्षी था, वो डर रहा था, एफ्रेड का मतलब डर रहा था, टू फ्लाई का मतलब उड़ने से, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, और आप जानते हैं, वेल नोन फैक्ट का मतलब अच्छी तरह से, ये तो सब जानते हैं, दैट की डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई काम पहली बार किया जाता है तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ठीक है, चैलेंजिंग मतलब कुछ भी इसमें हो चीज़ें हो सकती हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, द यंग सीगल फियर्ड, यंग सीगल को भी डर लग रहा था, ऑफ फॉलिंग, उसे लग रहा था कहीं हम गिर ना जाएं, एंड गेटिंग हर्ट, कहीं चोट ना लग जाए मुझे। ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज विंग्स, कि उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय। इसी वजह से उसे डर लग रहा था, उसे लगा कि अगर हम उड़े और हमारे पंख काम नहीं किए तो हम तो गिर जाएंगे, हमारे चोट लग जाएगी, इसीलिए वो नहीं उड़ रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको मिल गया, लिख लें, याद कर लें अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकते हैं। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको क्या करना है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको लगभग 60 शब्दों में देना है। 60 शब्द लिखने, 4 नंबर मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन इसमें भी है, कोई भी एक करना है। एनी वन लिखा है सॉरी स्टूडेंट्स, तो इसमें से एनी वन लिखा है, इसका मतलब कोई 2 में से एक करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, जो बारिश हो रही थी वो एकदम से आपदा कैसे बन गई, डिजास्टर में कैसे बदल गई। हाउ डिड इट अफेक्ट द लेंचोज फील्ड, और ये लेंचो के फील्ड को कैसे इसने अफेक्ट किया। तो लेंचो वाला चैप्टर है, लेटर टू गॉड, बहुत शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो आई होप कि ये चैप्टर सभी ने पढ़ा है, सबके लिए आसान है। तो इसी को आंसर करते हैं। मान लो कि अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी एक कर दो। व्हाट डिड राजवीर सी, राजवीर ने क्या देखा, ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी, अपनी कार से जब जा रहा था राजवीर और प्रांजल ढेकियाबाड़ी जगह के लिए, तो उसने क्या क्या देखा है। ठीक है, लेकिन हम पहले वाले क्वेश्चन लेंचो वाले का जवाब कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देखें। द रेन विच स्टार्टेड एज ए ब्लेसिंग, जो रेन अभी तक एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेसिंग है, ईश्वर का वरदान है, ऐसा लग रही थी शुरुआत में। फॉर लेंचोज क्रॉप्स, लेंचो की फसल के लिए। लेंचो की फसल कौन सी थी, मक्का, कॉर्नफील्ड। सून का मतलब बहुत जल्दी, टर्न्ड का मतलब चेंज हो गई, बदल गई, किस में बदल गई, इनटू अ डिजास्टर, यानी एक आपदा बन गई। कैसे आपदा बन गई, व्हेन इट चेंज्ड इनटू अ डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म, जब वर्षा जो हो रही थी वो एकदम ओलों की बारिश होने लगी, हेल स्टॉर्म में बदल गई। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओलों का तूफान आने लगा, एकदम से ओले पड़ने लगे, तो ये विध्वंस करने लगी, विनाशकारी बन गई। डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशकारी बन गई, तो ये रीजन था। फिर आगे क्या लिखना है आपको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 60 शब्द तो कम से कम लिखने ही है। द हैवी हेल फेल लाइक फ्रोजन पल्स, बड़े बड़े हेल का मतलब ओले गिरने लगे, लाइक फ्रोजन पल्स, जैसे जमे हुए मोती हो, सफेद सफेद, पल्स का मतलब मोती। कवरिंग द एंटायर वैली, और पूरी घाटी को छाप लिया एकदम, हर जगह सफेदी सफेदी, हर जगह ओले ही ओले पड़ रहे थे। एंड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, और सारी चीज जो है सबका विनाश हो गया। डिस्ट्रॉइंग का मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया। इन इट्स पैथ, ओलों के रास्ते में जो भी आए, यानी ओला इतना पड़ा कि हर चीज, हर जगह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। लेंचोज फील्ड, लेंचो का जो खेत था, विच वाज फुल ऑफ हेल्दी कॉर्न, जो कि मक्के की फसल से एकदम भरा हुआ था। प्लांट्स रेडी फॉर हार्वेस्ट, एकदम ऐसा था कि 15 दिन बाद मक्का 20 दिन बाद काटने को हो जाएगी, है ना, हार्वेस्ट करने को हो जाएगी। हार्वेस्ट का मतलब कटिंग करने के लिए हो जाएगी। वाज कम्प्लीटली रुइंड, और ये भी पूरी तरीके से रुइंड का मतलब बर्बाद हो गया, इसका खेत भी बर्बाद हो गया। द हेल स्टोन्स फ्लैटेंड द क्रॉप्स, जो
हेल स्टोन्स थे यानी जो ओले थे, उन्होंने फ्लैटेंड का मतलब फ्लैट कर दिया, यानी जितनी क्रॉप थी, जो मक्के के पेड़ थे एकदम ज़मीन से मिल गए थे, ज़मीन में गिर गए थे, चिपक गए थे, फ्लैट हो गए थे। लीविंग नो होप फॉर रिकवरी, और रिकवरी की यानी वो पौधे दोबारा बिल्कुल सीधे नहीं हो सकते थे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अब कभी सीधे हो पाएंगे, यानी बिल्कुल नष्ट हो गई फसल। द डिस्ट्रक्शन वाज सो सीवियर, डिस्ट्रक्शन जो विनाश था, जो नुकसान था इतना बड़ा था, सीवियर का मतलब इतना बड़ा, इतना घातक था, दैट लेंचो एंड हिज फैमिली, की जो किसान था लेंचो और उसका परिवार, वर लेफ्ट वरीड, ये बहुत चिंतित हो गए, अबाउट हाउ दे वुड सर्वाइव, कि अब वो कैसे जिंदा रहेंगे, विदाउट देयर मच नीडेड हार्वेस्ट, अपनी फसल के बिना, क्योंकि एक साल तक इनके पास कुछ खाने को भी नहीं है और दोबारा से खेत बोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इतना अच्छा आंसर है, इतनी इजी कहानी है लेंचो की, आप इतना अगर लिख देंगे तो 4 में से पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, कोई भी 1 नंबर काट नहीं सकता अगर इतना आपने लिख दिया तो, ठीक है। तो फुल मार्क्स भी मिलते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो, ठीक है। मज़ा आ रहा तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी लोग नए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर। अमांडा जो लड़की है, एक अमांडा पोएम है, उसमें एक लड़की है अमांडा नाम की, वो किस टाइप की लाइफ चाह रही है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल भी दो इसका, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो दूसरा, यानी इसमें 2 ऑप्शन है, कोई एक और काम कर दो। क्या काम है वो, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, कोई भी जो पोएम है उसकी 4 लाइन्स लिख दो, ठीक है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, वो 4 लाइन मत लिख देना कि जो अभी फॉग वाली पोएम हमने पढ़ी थी हम लोगों ने, फॉग तो इसी मिल गई तो आप वही 4 लाइन लिख दो। अगर वही लिख दी तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जो पोएम इस पेपर में नहीं है, छपी नहीं है, वो पोएम कोई लिखो 4 लाइन उसकी, ठीक है। और 4 लाइन लिखने के 3 नंबर मिल रहे हैं आपको, इससे सस्ता क्या हो सकता है ना। लेकिन हम पोएम तो आपको याद ही होगी, पोएम आप याद कर लें, 2-3 पोएम से 4-4 लाइन याद कर लें, कोई भी एक लिख दें, ठीक है, सबसे आसान है। लेकिन हम यहाँ पर आपको अमांडा वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, पोएम तो आप याद कर लेंगे। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, किस टाइप की लाइफ अमांडा चाहती है, क्योंकि अमांडा को हर जगह रोक ठोक हो रही थी, कोई भी काम करने चलती थी तो उसके मम्मी पापा ये नहीं करना वो नहीं करना, इस टाइप की चीज़ें हमेशा से हो रही थी उसके साथ। अमांडा विशेस फॉर अ लाइफ ऑफ फुल फ्रीडम, अमांडा एकदम पूरी स्वतंत्रता से जीवन जीना चाह रही थी, शांतिपूर्वक यानी पीस और इमेजिनेशन और काल्पनिक दुनिया में जीना चाह रही थी। अवे फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस, और जो उस पर रुकावटें थी, जो उस पर बैरियर थे, हर चीज़ हर काम के लिए रोकथाम थी उस पर। एंड स्कॉल्डिंग्स का मतलब जो उसकी डांट पड़ती थी, सी फेसेस, जो भी डांट पड़ती थी, जो भी उस पर रुकावटें लगाई जाती थी, है ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, हर तरह की मनाही थी, इन सब चीज़ों से वो दूर रहना चाहती थी, ऐसी लाइफ जीना चाहती थी। सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मरमेड, वो एक जलपरी बनना चाहती थी, जलपरी की तरह रहना चाहती थी। स्विमिंग केयर फ्री इन द काम ग्रीन सी, शांत समुद्र में टहलना चाहती थी जलपरी की तरह। एन्जॉइंग द सेरेनिटी ऑफ द अंडर वाटर वर्ल्ड, और समुद्र के अंदर जो भी अंडर वाटर की जो दुनिया है, उसके अंदर जो दुनिया है उसे देखना चाहती थी, उसका आनंद लेना चाहती थी। शी ऑल्सो इमेजिन्स, वो ये भी कल्पना करती थी, हरसेल्फ एज रेपंजल, रेपंजल का मतलब एक फेरी क्वीन, है ना, एक जो है परी की तरह वो रहना चाहती थी। लिविंग एलोन इन अ क्वाइट टावर, ऐसे एक टावर में अकेली रहती हो, फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ इसे कोई भी इंटरफेयर करने वाला ना हो, कोई इसे रोकथाम करने वाला ना हो किसी भी चीज़ के लिए, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो इसकी। तो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी अमांडा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है, आप 4 लाइन किसी पोएम की लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया बहुत जरूरी होता है, ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। क्वेश्चन ये भी 3 नंबर का है और 3 पोएम दी गई हैं, 3 में से कोई एक तो आपको याद होगा ही, कम से कम 3 से 4 सेंट्रल आइडिया आपको पोएम के याद कर लेने चाहिए। और सारी पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज,
या टेल ऑफ कास्टर्ड द ड्रैगन, कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको इसमें से लिख देना है। तो मैंने आपको जो भी सेंट्रल आइडिया दिया है यहाँ पर, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया देना था, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है। दूसरी पोएम का सेंट्रल आइडिया दे दिया है मैंने यहाँ पर, अमांडा पोएम का सेंट्रल आइडिया दे दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी सेंट्रल आइडिया इसमें से लिख सकते थे। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया मैंने अमांडा का दिया है, तो इसे सीख लो, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट पेपर में अमांडा का है तो लिख देना, ठीक है। बस आपको सेंट्रल आइडिया याद होना चाहिए, जो भी इसमें 3 पोएम दिए उसमें से कोई एक का याद होना चाहिए। अमांडा का भी देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लीन की ये पोएम है, रिवॉल्व्स अराउंड द कंट्रास्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स इमेजिनेटिव। जो अमांडा लड़की है वो बहुत कल्पना करती है, कल्पना की दुनिया में रहती है, इसे रिस्ट्रिक्शंस, रोकथाम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब आपके याद करने वाली चीज़ें हैं, आप खुद से याद कर लेना। अमांडा पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, उसे याद कर लें। डस्ट ऑफ स्नो का बहुत आसान है, उसे याद कर लें। द ट्रीज का भी बहुत मज़ेदार है, उसे याद कर लें। ये 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, इसी 3 में से कोई एक मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट एनी वन, कोई भी एक का आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40, 30 से 40 शब्दों में आंसर करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक कर दो। वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह जो चोर था, थीव्स स्टोरी आपका चैप्टर है, उसमें हरी सिंह एक चोर है, तो वो अनिल के पास वापस क्यों आ जाता है? इसका जवाब दे दो। अगर ये नहीं पता है तो वाई वाज आशुबेल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न? आशुबेल को इस बात का कॉन्फिडेंट क्यों था कि मैक्स अब कभी वापस नहीं आएगा, है ना। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कर रहे हैं, पहले वाले का। वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? हरी रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी फॉर बिट्रेइंग हिज ट्रस्ट। हरी अनिल के पास इसलिए लौट आया कि उसे बहुत गिल्ट फील हुआ। गिल्ट का मतलब होता है अपराध भाव उसके अंदर आया, उसे लगा कि मैंने अनिल के साथ गलत किया है। बीट्रे का मतलब धोखा दिया है, उसका ट्रस्ट का, उसका विश्वास तोड़ा है, ठीक है। ये सोचकर हरी जो है, चोरी तो अनिल की कर ली थी, पैसे तो चुरा लिए थे इसने, लेकिन फिर ये वापस लौट आता है। अनिल्स काइंड एंड फॉरगिविंग नेचर, अनिल बहुत दयालु टाइप का लड़का था, और फॉरगिव का मतलब माफ़ कर देने वाला था, ये माफ़ कर देता था इसे। फॉरगिविंग नेचर, इसकी वजह से अनिल की दयालुता और माफ़ करने वाले नेचर की वजह से मेड हरी रियलाइज, हरी को रियलाइज हुआ, यानी हरी को भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, हरी को ये बात समझ आई, क्या? द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की कीमत हरी को समझ आई। एंड अ चांस टू चेंज हिज लाइफ, तो हरी ने सोचा इतना अच्छा आदमी है, इसी के साथ रह के हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसलिए हरी जो है अनिल की चोरी की। फिर से वो भागा नहीं, लौट आया, स्टेशन तक गया और वहाँ से फिर रात में ही लौट आया। इसके पैसे जहाँ से उठाए थे वहीं इसने रख दिए थे। बहुत मज़ेदार कहानी है, इसे पढ़ना आप, हिंदी इसकी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 60 शब्दों में लिखना है। 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री? शुरुआत में भोली क्यों एग्री करती है? एन अनइक्वल मैच, जो भोली एक लड़की है वो पहले शादी के लिए हाँ कर देती है। अनइक्वल मैच होता था क्योंकि जो लड़का है वो इसके मैच का नहीं है। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज? उसके बाद में इसने मैरिज को रिजेक्ट क्यों कर दिया, ठीक है। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो दूसरा, हाउ डिड अ नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन? तो कोई 2 में से एक कर दो। तो मैंने भोली वाला आंसर किया है। भोली वाली कहानी आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, अच्छी कहानी है ना। तो इसका आंसर है भोली इनिशियली एग्रीड टू मैरी द ग्रीडी एंड ओल्डर विशंभर। शुरुआत में भोली हाँ कर देती है, एग्री कर देती है शादी करने के लिए। ग्रीडी का मतलब लालची और ओल्डर का मतलब बूढ़ा था। विशंभर जिससे शादी हो रही थी भोली की, वो बूढ़ा आदमी था। बिकॉज, क्योंकि शी डिडंट वांट टू बर्डन हर फैमिली, क्योंकि ये अपने परिवार पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, है ना। भोली बोल नहीं पाती थी और दिखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए इसे लगा कि हम अपनी फैमिली पे बोझ नहीं बनेंगे, इसलिए इसने बूढ़े आदमी से भी शादी करने के लिए हाँ कर दी। हाउएवर, कुछ भी, शी लेटर रिजेक्टेड द मैच, उसके बाद में उसने मना कर दिया शादी के लिए। व्हेन विशंबर डिमांडेड डाउरी एट द वेडिंग,
जब विशंबर ने पैसे मांगे बहुत ज़्यादा तो फिर शादी के टाइम पर ही तो इसने मना कर दिया, क्योंकि इसके पिताजी बहुत गरीब थे, है ना। तो शादी बारात वापस करने लगा विशंभर, तो जो है तो भोली ने और उसे डांट दिया और वापस भी करा दी शादी, है ना। दिस एक्ट ऑफ क्रुएलिटी एंड ग्रीड, ये जो निर्दयता वाला भाव था और लालच वाला भाव था, इससे उसे दिक्कत हुई। एंड शी स्टूड अप, और उसने जो है स्टूड अप फॉर हर डिग्निटी, और वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए खड़ी हुई। शोइंग करेज, साहस दिखाया, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी हिम, और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया, ठीक है। तो भोली एक लड़की है जिसका नाम भोली नहीं है। भोली का क्या ओरिजिनल नाम है, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। आप पता करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि भोली का सही में नाम क्या है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये थोड़ा सा बोल नहीं पाती थी और डर की वजह से बहुत चीज़ें नहीं बोलती थी और उसके बाद इसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। इसकी वजह से इसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया था, इसीलिए इसकी घर में भी कोई इज्जत नहीं करता था, और जो है और इसीलिए इसकी शादी सस्ते में देखकर किसी बूढ़े आदमी के साथ कराई जा रही थी, और फिर भी ये एग्री कर गई थी। ऐसी स्टोरी है, आप पढ़ना इसे, ठीक है। और इस तरीके से आज के सारे क्वेश्चंस हो गए। 2024 का एक पेपर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अगले दिन हम किसी दूसरे पेपर को, जो 2024 का दूसरा कोई कोड होगा, आज HH को किया, अगले दिन हम 817 HI करा सकते हैं, HJ करा सकते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, अगर लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्लास को शेयर कर दें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस सर बहुत मज़ा आया, ऐसे ही पेपर और भी सॉल्व कराइए, तो फिर मैं और भी पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।